हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूकोटा। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 मैथ्स का पहला चैप्टर जो कि था सेट्स। हमने अभी तक लेक्चर 1 कर लिया है और ये है हमारा लेक्चर 02। लेक्चर 1 में हमने देखा था कि सेट्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है और कब हम किसी सेट को सेट बोलेंगे। अगर कोई कलेक्शन है तो वो कब सेट कहलाएगा, कब नहीं कहलाएगा। और हमने एक बेसिक सी चीज़ जानी थी कि किसी भी कलेक्शन के सेट कहलाने के लिए उसका वेल डिफाइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने वेल डिफाइंड का क्या मतलब था वो एग्जांपल्स के साथ देखा था। तो चलिए आज हम उस कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें टोटल है 9 पार्ट्स। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी नहीं है तो ख़रीद लें, क्योंकि एनसीईआरटी तो बेस है बिल्कुल क्लास 11th या 12th या किसी भी क्लास में पढ़ने के लिए। और अगर इन केस आप लोग अभी प्रमोट हुए हैं, क्लास 11th में आए हैं और आपके आसपास की शॉप्स पे अवेलेबल नहीं है या कोविड की वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं, तो NCERT cbse.nic.in आई थिंक यही है, NCERT.nic मैं नाम भूल रहा हूँ, गूगल पर सर्च करना NCERT बुक्स फ्री डाउनलोड आपको मिल जाएगी। तो PDF फ्री में अवेलेबल है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम लोगों ने अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें हमने कहा है कि जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं उन्हीं को हम सेट्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको आंसर में लिखना भी है, आपको ध्यान रखिएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। सो क्लियरली जनवरी, जून एंड जुलाई आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। इसके मेंबर हैं, सो इट इज़ अ वेल डिफाइंड सेट एंड यस इट इज़ अ सेट। वाई, आपको उसका रीज़न जस्टिफाई में क्या लिखना है, सिंस द सेट कंटेंस जनवरी, जून एंड जुलाई एंड हैंस इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज़ अ सेट। आपको यही चीज़ लिखनी है, पूरा जस्टिफिकेशन लिख के आना है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर स्कूल में आपका ये क्वेश्चन आता है तो। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, इसमें आपको जस्टिफिकेशन क्या लिखना है, सर देयर इज़ नो क्राइटेरिया टू डिसाइड हु इज़ टैलेंटेड एंड हु इज़ नॉट, देयरफॉर द कलेक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड एंड सो इट इज़ नॉट अ सेट। The team of 11 best cricket batsmen of the world, again there is no criteria to decide who is best and who is not। आपको कोहली पसंद हो सकता है, किसी को धोनी, किसी को सचिन, तो आप कह सकते हैं अगेन इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज़ नॉट अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास, आप अटेंडेंस शीट उठा के देखेंगे तो यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास। सो यस दिस सेट इज़ वेल डिफाइंड एंड हैंस दिस कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड एंड हैंस इट इज़ अ सेट। कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है ना, तब जाके वो सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, अगर ढंग से देखेंगे तो 1 2 3 डॉट 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 97 98 99, तो यस वी कैन लिस्ट द मेंबर्स ऑफ दिस कलेक्शन, सो इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड हैंस इट इज़ अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं, गूगल सर्च आपको बता देगा कि भैया मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन सी नॉवेल्स लिखी है, आप जाके इनका कलेक्शन बना सकते हैं। हैंस इट इज़ वेल डिफाइंड एंड सो इट इज़ अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तो आप लिस्ट कर सकते हैं इस कलेक्शन को। हैंस इट इज़ वेल डिफाइंड। इसमें ये भी लिख सकते हैं दिस इज़ ऑफ द टाइप 2n वेयर n इज़ अ इंटीजर। ठीक है, इवन इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n से, और ऑड को किससे करते हैं, 2n+1 से, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल इंटीजर्स। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इट इज़ वेल डिफाइंड, हैंस इट इज़ अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, अगेन इट इज़ अ सेट। अपनी बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये तो चलो अभी NCERT हम सॉल्व कर रहे हैं, वरना जब हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो हम ऐसे क्वेश्चंस नहीं करवाता हूँ। मैं आपको लाइन से, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है और चैप्टर के एंड में 150 200 जहाँ तक भी क्वेश्चन काउंट पहुँचता है वहाँ खत्म होता है। तो आपके चैप्टर में ऑटोमेटिकली जितने क्वेश्चन होते हैं सबका सेट बन जाएगा। अभी आप करेंगे पूरी NCERT हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, तो अगेन आप इस चैप्टर का सेट बना सकते हैं। हैंस इट इज़ वेल डिफाइंड, सो दिस वेल डिफाइंड कलेक्शन क्वालिफाइज टू बी अ सेट। तो देखिए अभी तक क्या देखा हमने कि जो मंथ थे क्वालिफाइड थे सेट होने के लिए। आपने कहा मोस्ट टैलेंटेड कोई डेफिनेशन नहीं है, बेस्ट क्रिकेटमैन कोई डेफिनेशन नहीं है, बाकी सबकी कोई ना कोई डेफिनेशन अवेलेबल थी, या तो डायरेक्टली या फिर आप इनडायरेक्टली उनके एलिमेंट लिस्ट कर सकते हैं। लास्ट वाला पार्ट देखिए, मोस्ट डेंजरस। अब लोग चिपकली से भी डरते हैं, कोई कॉकरोच से भी डरता है, तो हमारे पास अगेन इस वर्ड डेंजरस का कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, तो आप कह सकते हैं इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड एंड हैंस इट इज़ नॉट अ सेट। बच्चों जस्टिफिकेशन सही लिख के आना, उसी के मार्क्स से ये तो कोई भी बता देगा कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं है, आपको लिखना आना चाहिए। देखो सेट होने के तो आप 10 रीज़न लिख सकते हो, नहीं होने का एक ही रीज़न होता है, मैं बता दूं, सीधा ये लिख के आया करो, देयर इज़ नो क्लियर क्राइटेरिया टू डिसाइड
if it is dangerous, who is best, who is talented, and hence the collection is not well defined and it is not a set. तो पॉज करो वीडियो को, उतार लो, फिर हम आज का हमारा नया कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि है कि कब आपका कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करेगा, कब नहीं करेगा। सो आई होप नोट हो गया होगा। तो अब इस क्वेश्चन के बाद ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। देखिए, मैंने आपको ये तो बताया कि कोई कलेक्शन सेट कब कहलाता है, ठीक है, पर ये भी तो डिपेंड करता है ना कि क्या आप उसके मेंबर्स को लिस्ट कर पा रहे हो नहीं। देखिए, वेल डिफाइंड होने का एक मतलब ये भी तो है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन आपके सेट में लाइक करता है या कौन नहीं। एग्जांपल कहता हूँ, आप इंडियन हैं, इंडिया को अगर मैं एक सेट मान लेता हूँ तो आप इंडियन हैं। किस बात से पता पड़ता है कि आप इंडियन हैं? आपके पास डेफिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास, मैं बता रहा हूँ कि क्यों इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास वेल डिफाइंड डेफिनेशन या कलेक्शन को सेट क्वालिफाई करवाने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होगा ना, तो आप किस बेसिस पे किसी को एक्सेप्ट या किसी को रिजेक्ट करोगे? कब हम कहते हैं कि कोई अमेरिकन जो है वो इंडियन नहीं है? उसके पासपोर्ट को देख लेते हैं, सबसे बेसिक डेफिनेशन। आधार कार्ड है तो भाई इंडियन है, पासपोर्ट पे लिखा है कंट्री तो इंडियन है कि नहीं है? कोई हिंदी बोल लेता है तो वो तो क्वालिफाई नहीं करता इंडिया के लिए। तो एक रूल है। आपके स्कूल को मैं सेट मान लूँ और कोई बाहर के बच्चे को पूछूं कि क्या ये आपके सेट में लाइक करता है, आप सीधा बोल दोगे नहीं करता। क्यों बोल दोगे? आपके पास एक डेफिनेशन है कि सर इसके पास आईडी कार्ड नहीं है, हमारे एडमिशन्स में या हमारे ऑफिस में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपका रिकॉर्ड है, आप कहीं बाहर भी बैठे हो, ये हमारे स्कूल का स्टूडेंट है। तो डेफिनेशन का होना इसलिए ज़रूरी है। चलिए, ये तो समझ में आ गई कब कोई चीज़ हमारे अंदर होगी, कब हमारा कोई मेंबर नहीं होगा। अगर होगा और नहीं होगा तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? उसके लिए एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ये कहते हैं कि अगर ए एक एलिमेंट है किसी सेट ए का, ध्यान रखना एलिमेंट को अगेन मैंने स्मॉल लेटर से और सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करा है। देन वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। ये जो सिंबल है, दिस इज़ अ ग्रीक सिंबल कॉल्ड एप्साइलन। एप्साइलन, ध्यान रखना, ये ऐसा बनता है सी और बीच में से आप एक डंडी बना देते हैं। मतलब एक तरीके से आपका जो ई होता है, ई को आपने कर्व कर दिया। ध्यान रखना मेरी बात को। ये इस तरह के बहुत सिंबल आपको देखने को मिलेंगे। अभी आप क्लास 11th में हैं, ठीक है, 12th में और मिलेंगे। जैसे ये हो गया एप्साइलन, सिग्मा, रो, ठीक है, म्यू, इस तरीके के बहुत से आपको सिंबल। एक ये अभी आपको श्रोडिंगर में देखने को मिलेगा, श्रोडिंगर इक्वेशन, साई। तो बहुत सारे सिंबल्स होंगे, इनसे दोस्ती कर लेना, है ना, डर के नहीं भागना। क्लास 12th में जो अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स है आपके पास, अगर आप कॉमर्स वाले नहीं है, कॉमर्स विद मैथ भी बच्चों के पास होता है, तो 12th में आपको कूलम्ब्स लॉ में इसी चीज़ को इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर एप्सिलॉन नॉट है तो फ्री स्पेस, एप्सिलॉन है तो मीडियम। तो बच्चों ये सिंबल बहुत जगह रिपीट होंगे, ध्यान रखना। हमारे लिए मैथमेटिक्स में सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। इट इज़ अ ग्रीक सिंबल कॉल्ड एप्सिलॉन। इट इज़ रेड एज ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए बिलोंग्स टू ए, और ए इज़ इन ए, और ए इज़ अ मेंबर ऑफ ए। यानी कि अगर आपके स्कूल का कोई स्टूडेंट है अमित, तो हम कहेंगे अमित बिलोंग्स टू ABC स्कूल, या अमित इज़ अ मेंबर ऑफ ABC स्कूल। समझ में आया भैया? अगर ए बिलोंग नहीं करता है तो मैंने कहा काट दो। जैसे इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू होता है ना, फॉर एग्जांपल किसी इक्वेशन के एंड में आया x इक्वल्स टू 2, अगर नहीं आया तो लिख दो x नॉट इक्वल्स टू 2। तो जैसे इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, वैसे ही अगर ये आ गया ये बिलोंग्स टू, तो दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू। एग्जाम्पल कहता हूँ, मैं बताता हूँ वेडनेसडे। क्या अगर y मेरा सेट है पूरे 12 महीनों का, मैं पूछता हूँ इज़ वेडनेसडे अ मेंबर ऑफ y, तो आप पता क्या लिखोगे? वेडनेसडे को W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वेडनेसडे डज नॉट बिलोंग्स टू y। जनवरी से लेके दिसंबर तक वेडनेसडे कहीं नहीं आता है। पर अगर एक सेट है कैपिटल W, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल 7 डेज ऑफ अ वीक, संडे से पूरा सैटरडे तक का अगर पूरा एक सेट है, तो अगर मैं पूछूँ 10 वेडनेसडे लाई इन दिस, तो आप बोलोगे यस वेडनेसडे बिलोंग्स टू दिस सेट। तो इसी तरीके से ये काम करता है। अब ये क्यों है? आपको डेफिनेशन पता है। देखिए, हफ्ते का दिन होने के लिए कोई डेफिनेशन नहीं चाहिए, उसके साथ मेंबर होते हैं, सबको याद होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कई बार आपको डेफिनेशन मिलेगी, कई बार आप डेफिनेशन नहीं जानते हुए भी ये बता सकते हैं कि हाँ यार, इस सेट के मेंबर्स को मैं ओरली लिस्ट कर सकता हूँ। तो ये इसी तरीके से काम करता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो V इज़ अ सेट ऑफ वॉवल्स, कैपिटल V है, ध्यान रखना, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देन AEIOU आपको पता है, तो क्या E लाई करता है? ऑब्वियसली AEIOU I लाई करता है, बट क्या N लाई करेगा? N डज नॉट बिलोंग्स टू V। क्यों? N कॉन्सोनेंट है, एट्सेट्रा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि T, क्या T लाई करता है? मैं लिखूंगा T डज नॉट बिलोंग्स टू V, क्योंकि V किसका सेट है बच्चों? वॉवल्स का।
अच्छा n की बात करते हैं. इफ़ n इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन 3 बिलोंग्स टू n, 152 बिलोंग्स टू n, -3 डज नॉट बिलोंग्स टू n, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n. बच्चों 3 नेचुरल नंबर है. 152 क्या, या 152 करोड़ भी होता तो भी नेचुरल नंबर होता. क्या नेगेटिव नंबर्स नेचुरल होते हैं? नहीं. 0 नेचुरल नंबर? नहीं. कोई फ्रैक्शन ले लेते? नहीं. 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू 1. ये इसी तरीके से काम करता है. और इस कंसेप्ट को पहले तो पूरा नोट कर लें. ये कचरा है, इसको नोट नहीं करना, ठीक है. ये एग्जांपल होता है. जो मैं मेन पोर्शन लिखता हूँ उसको नोट ज़रूर करें, और ये वर्ड याद रखें, एप्सिलॉन, ठीक है. ये इसका एक्चुअल नाम है. जैसे आपके ABC होते हैं ना बेटा, वैसे ग्रीक में भी वो होती है, इनकी अल्फ़ाबेट्स होते हैं. ये जो हम पढ़ते हो ना, ये अल्फ़ा बीटा. जिनको याद नहीं है, तुमने एंड्रॉइड देखा होगा 2.3 जिंजर ब्रेड, आइसक्रीम, सैंडविच, जेलीबीन. अब तो फिर पाई वगैरह आया, ओरियो आया. स्टार्टिंग में एंड्रॉइड भी ऐसे ही आया था, अल्फ़ा बीटा, इक्लेयर, डोनट. फिर डोनट से नाम देना, खाने का नाम स्टार्ट हुआ था, DONUT. अल्फ़ा बीटा और शायद गामा था तीसरा, मुझे याद नहीं है. तो आपका एंड्रॉइड भी स्टार्टिंग फेज़ में इन्हीं से यूज़ होता है. साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, बहुत काम आने वाले हैं सिम्बल्स, तो ध्यान रखना है. इनको उतार लो. सो आई होप आप लोगों ने उतार लिए होंगे. तो अब अपन चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों. तो अभी अभी हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसके ऊपर आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये. लेट ए. अब देखो बच्चों, मैंने अभी तक तुम्हें पढ़ाया नहीं है. अगला जो लेक्चर होगा, इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका. तो 2 तरीके होते हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के. जैसे तुम्हारे मन में भी आ भी रहा होगा कि सर अगर आपने वीक का सेट बनाया है, सैटरडे से संडे तक पूरा, या संडे से मंडे, जैसे भी आप लो, उसको लिस्ट कैसे करेंगे. तो बच्चों लिखने के 2 तरीके होते हैं सेट को, सेट बिल्डर और रोस्टर मेथड. रोस्टर मेथड, ROSTER, ठीक है. दोनों मेथड के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, आपको आउटपुट सेम मिलता है. फ़र्क इतना हो सकता है लिखने का तरीका अलग होता है. एग्जाम्पल के तौर पे एक तो तरीका होता है, मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए क्या लिखा हुआ है, वरना मैं अगले लेक्चर में पूरा डिटेल में समझाऊंगा. जैसे मैंने बोला इवन नंबर्स, तो तुम या तो मुंह से बोल दो A इज़ अ सेट ऑफ इवन नंबर्स. ये जो तुमने किया हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, दिस इज़ सेट बिल्डर मेथड. आपने डेफिनेशन लिख दी. या आप लिख सकते हो A इज़ अ सेट ऑफ ऑल नंबर सच दैट A इज़ अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n. ये भी क्या करेक्ट तरीके से, A इज़ अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n. यानी कि हर उस नंबर का ये सेट है जो इसको सेटिस्फाई करता हो, यानी कि इवन नंबर का सेट है. तो आपने अगर दोनों तरीके में से कैसे भी लिखा तो ये सेट बिल्डर मेथड है. आपने कैरेक्टरिस्टिक बताया. एक तो ये तरीका हो गया. दूसरा किसने लिखा, A इज इक्वल्स टू, ऐसे कर्ली ब्रेसेस, फिर 2, 4, 6, 8, 10, फिर डॉट 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 और ये ब्रैकेट क्लोज. इससे मुझे इसको देख के समझ में आ रहा है. अब तुम्हें डेफिनेशन बताने की ज़रूरत तो नहीं है. इसको कहते हैं रोस्टर मेथड. वो सेट बिल्डर था कि आपने कैरेक्टरिस्टिक वर्ड्स में लिखा, या वर्ड्स में नहीं लिखा, या आपने डायरेक्टली लिस्ट कर दिया मेंबर्स को, और तुम्हें इसी से इम्प्लाई करवा दिया. तुमको देख के पता पड़ रहा है इवन नंबर का सेट है. तुम्हें 5 या 6 उसने मेंबर्स लिस्ट करे, फिर पैटर्न से कंटिन्यूएशन में आपने खुद ने जज कर लिया कि यार डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये इन्फिनिटी तक आगे बढ़ेगा. तो इस तरीके को बोलते हैं रोस्टर मेथड. तो ये रोस्टर में लिखा हुआ है, ठीक है. लेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6. तो ये एक सेट है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये सब आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको. ये रोस्टर मेथड होता है जिसमें कर्ली ब्रेसेस में कॉमा लगा के आपको सारे मेंबर्स लिस्ट करने होते हैं. ये फाइनाइट सेट है क्योंकि 6 मेंबर है. वो इनफाइनाइट सेट था क्योंकि खत्म हो जाता है. इतना सा डिफरेंस होता है. इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल इन द ब्लैंक स्पेसेस. अब अप्रोप्रिएट सिंबल्स में आपके पास 2 ही सिंबल की चॉइसेस होती हैं. मैंने शायद लिखा नहीं पूरा क्वेश्चन. अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू. अप्रोप्रिएट सिंबल के बाद यहाँ पर क्वेश्चन में आएगा दिस और, तो ये आपके पास 2 ऑप्शन है. या तो ये बिलोंग करेगा A में, या फिर कोई मेंबर नहीं करेगा. तो चलिए देखते हैं. 5 की बात करते हैं. क्या 5 बिलोंग करता है? आपने कहा यस, 5 बिलोंग्स टू द सेट A, क्योंकि 5 है उसमें. 8 भैया 8 हमारे सेट में लाई नहीं करता, इसलिए हम लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू A. क्या 0 लाई करता है? हमें तो कहीं भी नहीं दिख रहा 0, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू A. क्या 4 लाई करता है? यस, 4 बिलोंग्स टू सेट A, या 4 इज़ अ मेंबर ऑफ सेट A. 2, यस भैया 2 लाई करता है. क्या 10 लाई करता है? 10 लाई नहीं करता है. ये इतना सिंपल है. वैसे तो चैप्टर ही पूरा सिंपल है, लेकिन ये कंसेप्ट तो सबसे ज़्यादा सिंपल था, ठीक है. तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा अब तक इन दोनों लेक्चर्स में कि कब तो हम किसी कलेक्शन को सेट बोलेंगे, यानी कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए. सेट अगर बोल देते हैं तो उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, और उसके एलिमेंट्स उसमें लाई करते हैं नहीं करते, ये आप जज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है.
इस सिंबल को अगेन मैं दोबारा याद करा दूं, एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। नाम एप्सिलॉन है हमारे लिए, तो इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू या बिलोंग्स टू, सीधी सी बात है। ये जो लिखा होता है ना विच इज़ रेड, इसको पढ़ा करो पूरा, ये समझा दूँ, अभी आगे भी समझाऊँगा। कल जब मैं डेफिनेशन यानी कि अगले लेक्चर में जब मैं डेफिनेशन पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा ए बिलोंग्स टू ए इसका क्या मतलब होता है। ए बिलोंग्स टू ए यानी कि इसको बिलोंग्स टू पढ़ रहे हो ना, ए की जगह आपने ए पढ़ा, कैपिटल ए को कैपिटल ए, तो बिलोंग्स टू का ऐसा अंदाज़ा लगाना होता है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा अभी तक, है ना। वीडियो को पॉज कर लिया करो, 3-4 सेकंड बहुत होते हैं। अब इस लेक्चर में इतना मैं इस लेक्चर में पढ़ा सकता हूँ, बट ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्योंकि डेफिनेशन है, दोनों का कंपैरिजन में एक साथ लिखवाऊंगा, रोस्टर और सेट बिल्डर। तो लेक्चर 03 में मिलते हैं बच्चों, अगला ही लेक्चर है, ठीक है। तो बस तब तक पढ़ते रहो, और उसके बाद उस कंसेप्ट को समझाने के बाद आपकी एक्सरसाइज 1.1 हम पूरी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उसमें जितना आपका थ्योरी रिक्वायर्ड है उतनी मैं पढ़ा चुका हूँगा, ठीक है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक बात और मैं इस लेक्चर के एंड में कह देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है। अगर आप कोई रेफरेंस बुक फॉलो करना चाहते हैं तो इधर उधर मत भागना, देखो स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे जाओ। आर डी शर्मा बेस्ट बुक है, आर एस अग्रवाल है तो आर एस अग्रवाल फॉलो करो, ठीक है। उसके अलावा बाकी प्रदीप कॉम्प्रहेंसिव बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। अगर तुम्हें आर डी आर एस अग्रवाल के बाद तुम्हारा लेवल उठ जाए तो उसके बाद जो तुम उठाना वो है NCERT के एग्जाम्पलर। मैं भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा सेलेक्टेड, NCERT के जस्ट बाद मत उठाना, डीमोटिवेट हो जाओगे। थोड़ी सी टफ बुक है, ठीक है, उसका लेवल अच्छा है। तो NCERT के बाद वो जो गैप है वो फिल करने के लिए आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, जो भी तुम्हारे को सूटेबल लगे, उसके बाद आप उठाना NCERT के एग्जाम्पलर। जब वो हो जाए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सैम्पल पेपर्स लगाओ, ऑल इन वन ले आओ, अरिहंत की बुक्स आती हैं, ठीक है। बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो, और जेई के लिए पढ़ रहे हो, मेंस के लिए, जो कि तुम्हें करना चाहिए। बोर्ड और जेई मेंस का लेवल लगभग सिमिलर है, सिर्फ उसमें MCQ होते हैं। तो आर डी शर्मा के पीछे बुक का पूरा यूज़ करा करो। आर डी शर्मा के पीछे हर चैप्टर में MCQ दे रखे होते हैं, बहुत अच्छे MCQs होते हैं। आप कोई सेपरेट बुक लाना चाहते हो तो भी ले आओ। अच्छा, बिट्स की तैयारी के लिए अरिहंत की बुक आती है ऑनलाइन बिट सेट, हाँ वो भी देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इतना ही था इस लेक्चर में। तो मैंने बुक्स आपको सजेस्ट कर दी है, NCERT, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, फिर NCERT एग्जाम्पलर। ये तीनों के बाद बोर्ड के लिए इनफ है। फिर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखो बोर्ड में, तो 11-12 के बेसिकली। और जेई मेंस की तैयारी आप शुरू कर दें तो मेंस के लिए आप आर डी शर्मा के MCQ उठा लें, या बिट सेट की या अरिहंत की, जो भी आपको बुक लानी है। तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, बाकी आप ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है। तो बच्चों इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।